अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनको बहाल कर दें, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद एडमिट कर रही है इस बात को, या कंसीड कर रही है कि हाँ जो बातें वो कर रहे थे उस वक्त वो दुरुस्त थी। और वो बातें किस किस्म की थी? यही थी ना कि जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। हमारे तो सिस्टम में इतनी सख्त नहीं है कि हम पुराने जज को सजा दे सकते। सजा देना तो दूर की बात है, हम उनकी तस्वीर ही उतार देते कि यार ये बंदा जो है ना, ये चीफ जस्टिस तो था, लेकिन ये देखें इसने बड़े गलत फैसले किए, तो जो एक जज के शान नहीं थे, तो हम इसकी तस्वीर उतार देते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया है अपेरेंटली ऑन करप्शन चार्जेस। तो ये सिटिंग सीएम को ही पकड़ के ले गए। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया? एक तो वो इंडिया के इमरान खान है, तो मेरा ख्याल है इस खित्ते के इमरान खानों की किस्मत आज ख़राब हुई है, जेल उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं एनडीएन। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। हसन कल गायब थे, आज मौजूद हैं। हसन, आपके तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी की रीइंस्टेट उनको करने की कोशिश की गई। वो चूँकि अब रिटायर हो चुके हैं, तो वो नहीं हो सकते थे, लेकिन उनकी जो पेंशन है और उनकी जो सॉर्ट ऑफ से इज़्ज़त है उसको बहाल कर दिया गया है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और इंडिया में, पड़ोसी मुल्क में एक बड़ा वाक़या हुआ है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है करप्शन के चार्जेस पे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सिटिंग सीएम को गिरफ़्तार कर लिया है, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हसन इफ्तिखार, शौकत सिद्दीकी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इज़्ज़त, उनकी पेंशन और जो उनके इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद करते हुए उनका वो सारा कुछ बहाल कर दिया। व्हाट डू यू थिंक कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? चूँकि वो रिटायर तो हो चुके हुए थे, उनकी उम्र 62 से तो ज़्यादा हो चुकी हुई थी, तो वो वापस जज तो नहीं बन सकते थे, लेकिन आई थिंक उनको मैक्सिमम रिलीफ मिल गया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि व्हाट डज़ इट मीन फॉर द कंट्री, फॉर द पॉलिटिक्स, फॉर द जुडिशरी? एक तो उनको तो फ़ायदा हुआ कि उनकी पेंशन वगैरह आपने जिस तरह कहा मिल जाएगी उनको। और जजेस की पेंशन कम तो नहीं होती। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते, मतलब बनने वाले थे या बन रहे थे, तो वो उनको तो काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। असल में हुआ ये है कि ये सारी बात के बाद जो मेरी कम से कम समझ में बात आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पेंशन वगैरह बहाल कर दी और उनकी जो बरतरफी थी उसको बेसिकली वो किया गया ना, कि वापस लिया गया या ख़त्म किया गया, तो फिर उनके जो इल्ज़ामात थे, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे वो भी तस्लीम किए। क्योंकि आपको याद होगा वो तो कहते थे कि जो अदालतों के बेंचेस हैं वो आईएसआई बनवाती है, वो नाम लेते थे। और उन्होंने तो बताया कि ये लोग मेरे पास आते थे, और वो उन्होंने तो जिन साहब का नाम लिया जो आजकल सुना है बड़ा फंसे हुए हैं, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब भी एक नाम ले रहे हैं बार बार, उन्होंने उनका नाम लेकर कहा था कि ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे सारी स्टोरी सुनाई और कहा कि ये तो बड़ा मसले हो जाएंगे, हमने तो बड़ी मुश्किल से फील्ड सेट की हुई, आप खराब ना 2 कर साल की दीजिएगा। मेहनत जनरल फैज़ ने उनको कहा था। अब देखें ना, जो शख्स उनको ये कह रहा था और उनका इल्ज़ाम ये था, उनको निकाला भी इसी बात पे गया था कि उनने ये सारी बातें करनी शुरू कर दी थी, तो उन्हें कहा गया कि आपने जो डिसिप्लिन है अदालत का वो ख़राब कर दिया और ये सारा कुछ किया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनको बहाल कर दें, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद एडमिट कर रही है इस बात को, या कंसीड कर रही है कि हाँ जो बातें वो कर रहे थे उस वक्त वो दुरुस्त थी। और वो बातें किस किस्म की थी? यही थी ना कि जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। तो हमारे जैसे लोग, तो मैं और आप तो पहले ही कहते थे कि वो सारा टाइम जो है बंदयाली कोर्ट थी या साकिब निसारी कोर्ट थी या इस किस्म की कोर्ट्स थी, तो ऐसी कोर्ट थी और वहाँ पर यही काम चलता था। इसमें ख़तरनाक बात जो मेरे लिए है वो ये है कि उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब जो थे वो ये बातें कर रहे थे, उनके जो साथी जजेस थे जो आज बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिनके आज बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो पुरजोश होकर बोलते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही मियां गुलाम औरंगज़ेब साहब हैं, ये सब उस वक्त मौजूद थे ना। तब तो ये नहीं बोलते थे, तब तो ये वो उन लोगों में से थे जिनके बारे में वो कह रहे थे शौकत सिद्दीकी साहब, जो फिक्स हो रहे थे, जो केसेस को फिक्स करते थे, जो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले दे रहे थे, या इस तमाम जो इल्क के लोग हैं। इवन मैं तो हैरान हूँ कि उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अतर मिनुल्लाह साहब भी मौजूद होते थे, जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं शौकत सिद्दीकी साहब कि ये जो है ये मैनेज्ड अदालतें थी। ठीक है, तो ये तमाम वो किरदार हैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज इतना आगे जा लेकिन के खेलते इसमें हैं। ये भी तो देखें ना कि जो इल्ज़ामात हैं दे स्टैंड एज इज़। मतलब उस पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई ना, कभी किसी ने वो नोबडी बॉदर्ड कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उस पर तो कोई तहकीकात की जाए। और इस सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तरफ नहीं वो गए हैं। मतलब उन्होंने कोशिश की थी कि हामिद खान के थ्रू चीफ जस्टिस ने कि आप नाम लेना, आप बताएं कि आपको किसने कहा, किसके खिलाफ आप ये करना चाह रहे हैं। बहरहाल वो भी नहीं हो सका था। नहीं, तो चीफ साहब को तो खुद पता है ना सारी बात का। लेकिन उन्होंने नहीं, तो जो वो आप कह फैज़ाबाद रहे हैं- धरना केस के अंदर नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ फैज़ाबाद धरना केस में जो काजी फाइजा साहब के साथ बाद में हुआ सारा कुछ, वो इसलिए हुआ ना कि वो फैज़ाबाद धरना केस जो भी वैसे बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसकी झूठी सच्ची रिपोर्टें अभी भी हुकूमत जमा करा रही है। अभी हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह की बात चल रही है।
बात ये चीफ साहब को तो पता है किसने क्या कराया था, लेकिन आपका जो दूसरा पार्ट है ना सवाल का, वो इम्पोर्टेंट भी है और उसका जवाब ये है कि किसी को सजा नहीं मिलेगी अगर आप जो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। नहीं, ताकतवर से ज़्यादा आप बयान तो कर रहे हैं कि वो फिर जजेस को भी तो देखना पड़ेगा ना, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, जिनके साथ मिलकर एज पर शौकत सिद्दीकी साहब, जिनके साथ मिलकर सारा कुछ हो रहा था और जिन्होंने इन पर भी मतलब प्रेशर डालने की कोशिश की थी, तो वो तो फिर उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। सर जुडिशरी पे बात आ जाएगी ना। बात ये है कि जुडिशरी को क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जो फैसला था उन जजेस का वो बायसनेस के ऊपर था, उनको मौका नहीं दिया गया भुट्टो साहब को, जो कानूनी जो फेयर ट्रायल का जो हक था वो नहीं दिया गया। तो उन्होंने साथ वो फिर ये भी कह सकते थे कि इन जजेस को भी किया जाता, कम अज़ कम और कुछ ना करते तो उन जजेस की तस्वीरें उतार देते सुप्रीम कोर्ट में से, जो बाद में चीफ जस्टिस बने कि यार ये लोग गलत लोग थे, उन्होंने गलत फैसले किए। आप कह रहे हैं कि जजेस को, मौजूदा जजेस को जो कि अभी बैठे हैं या जिन्होंने मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मदद की, उनको सजा दी जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे तो सिस्टम में इतनी सख्त नहीं है कि हम पुराने जजेस को सजा दे सकते। सजा देना तो दूर की बात है, हम उनकी तस्वीर उतार देते कि यार ये बंदा जो है ना, ये चीफ जस्टिस तो था, लेकिन ये देखें ये इसने बड़े गलत फैसले किए, तो जो एक जज के शान नहीं थे, तो हम इसकी तस्वीर उतार देते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसको वुड इट बी फेयर टू से कि ये आधा जस्टिस हुआ है? सर जस्टिस जो है ना वो आधा ही होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, स्पेशली दूसरी पार्टी जो है वो हो जिनकी बात इसमें भी हो रही है और जो ज़्यादातर होते हैं। अब ये मसला है कि उनके पास डंडा भी है, ठीक है, इख्तियार भी उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है जो लेकिन आजकल तो जनरल फैज़ या मे बी जनरल बाजवा थोड़ी बहुत डार्लिंग हो, बट जनरल फैज इज नॉट रियली इन द गुड बुक्स। तो भाई उनके भाई की ख्वाजा आसिफ तभी बयान दे पा रहे हैं, उनके भाई की कैसे बयान दें? सर अगर वो गुड बुक्स में ना होते तो उनके भाई को इसको करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया, उसके अगले दिन जमानत हो गई। आपको पता है कि उनके भाई साहब जो नायब तहसीलदार थे जनरल फैज साहब के, उनकी ज़मानत भी हो गई, अदालत ने उनकी ज़मानत ले ली, फौरी तौर पर ली कि इसी वक्त दो इनको ज़मानत रिहा करो। बात यह है कि ऐसे नहीं होता। जो उन्होंने ये सारा कुछ जो किया ना, उसमें कई लोगों को फेवर भी दी होगी, ठीक है, कई लोगों के पाँव पे पाँव रखा होगा। ही मस्ट हैव स्टेप्ड ऑन मेनी फीट, बट ही वुड आल्सो हैव गिवन सम पीपल फेवर्स, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दोज पीपल टू रिटर्न दोज फेवर्स। एक दूसरा कुछ ऐसा भी तो होता है पंजाबी में, वो क्या कहते हैं, काना होना। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त जो ताकत और इख्तियार रखते हों, क्या पता फैज साहब के काने हो, तो फैज साहब कहते होंगे अच्छा ठीक है, ऐसे से तो ऐसे से। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा हथियार काना होना है। आपको पता है कि उनके जो हामी सहाफ़ी हैं ना फैज साहब के, ये जब उनकी गिरफ्तारी हुई उनके भाई की, तो उसके बाद टीवी पर आकर उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप ये कहते हैं ना कि ये उनको आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, तो वो फिर बात बड़ी आगे चली जाएगी। फैज साहब के पास भी बहुत कुछ है, अगर वो ले आए तो फिर मामला तो ख़राब हो जाएंगे, ये हो ना। तो ये भी बात थी। अच्छा, मैंने आपको वही गाना कहा, मैंने मुझे तो नहीं अभी एग्जैक्ट बयान का पता था, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये रीज़न भी होती है, वो मेरे ज़हन में आ गई ना, आपकी बात से मेरे ज़हन में आ गई कि अच्छा आई हर्ड देम से दैट। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया है अपेरेंटली ऑन करप्शन चार्जेस। तो ये सिटिंग सीएम को ही पकड़ के ले गए। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया? एक तो वो इंडिया के इमरान खान है, तो मेरा ख्याल है इस कितने के इमरान खानों की किस्मत आज ख़राब हुई है, जेल ही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। इंडिया से इमरान खान मजे की बात है, वो करप्शन के खिलाफ ही तो जद्दोजहद करते हुए आए थे। आम आदमी पार्टी जो है वो आई इसलिए थी क्योंकि बाकी सियासी करप्ट थी। मैंने यही कहा ना आपको, इसलिए तो देखे ना, ताने बाने मिल तो रहे हैं, ताने बाने कितने जोर से मिल रहे हैं, ठीक है, कि इमरान खान साहब भी एंटी करप्शन के प्लेटफॉर्म पे है। सिर्फ इमरान खान साहब क्यों, डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का वन ऑफ द बिगेस्ट जो वो था कि आई विल ड्रेन द स्वॉम्प, यानी कि गंद वाला स्वॉम्प है और मैं इसको साफ कर दूंगा, करप्शन से पाक कर दूंगा। ब्राज़ील में बोल्सोनारो आया, उसने कहा कि ये जो लूला था इसने बहुत ज़्यादा करप्शन कर ली, तो अब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने कहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा। फिर हर जगह जिन्होंने करप्शन ख़त्म करने की दास्तानें सुनाने आए थे, उन्होंने अपनी करप्शन खोल ली। असल मकसद मैं तो ये कहता हूँ कि मसला यहाँ पे ये नहीं है करप्शन ख़त्म करनी है, यहाँ ये है कि इनकी बारी बहुत हो गई है, इन्होंने बहुत बारियाँ लगा ली है, अब हमारी बारी। तो मेरा ख्याल है केजरीवाल साहब के साथ ये हुआ है। दूसरी बात यह है कि अभी हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले डिस्कस कर रहे थे, एक तो ये हो गई जो उनकी अभी सिमिलैरिटी मौजूद है, ठीक है। दूसरी सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि देखें भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वहाँ पर अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखें हमारे जो भाई लोग हैं ना इदारे वाले, उनको भी एक प्रेसिडेंट मिल गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब अगर फ़र्ज़ करो खुदा ना खास्ता बातन ना खास्ता गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो कहेंगे ठीक है, साथ वाले मुल्क में भी हुआ, पार्टी का लीडर भी है, जमहूरियतों में होता रहता है, आप करप्शन करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इवन तो इंडिया में पुरानी कहानी है, लालू प्रसाद यादव साहब जो है वो कितनी देर के लिए जेलों में रहे, चारा घोटाला स्कैंडल, उनकी बीवी रबड़ी देवी बन गई, फिर रबड़ी देवी को भी जेल हो गई। तो इंडिया के अंदर तो ये चीफ मिनिस्टर जो है आने जाने लगाए रखते हैं। ऐसा मज़े की बात ये है, वन ऑफ द थिंग्स ये भी है
कि इंडिया में शायद करप्शन जो है सियासत के अंदर वो हमसे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, ठीक है, बस फिर भी उनकी इकॉनमी ने काम कर लिया, फिर भी वो $1 बिलियन की इकॉनमी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी बनाने में कामयाब हो गए। इसका मतलब है इतनी बड़ी भी इम्पेडिमेंट नहीं होती होगी करप्शन जितनी सारी कहानी सुनाते हैं, वरना वो इतनी तरक्की कैसे कर लेते। ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। करप्शन डजंट होल्ड एन इकॉनमी बैक। हम ये नहीं कह रहे कि करप्शन पूरी नहीं है, बट दिस इज अ फैक्ट ना। देखें, करप्शन डजंट होल्ड एन इकॉनमी बैक। इट्स एज लॉन्ग एज इट्स एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी 100 रुपए में से अगर आप 10-12 रुपए खा भी लेंगे तो देखिए इकोनॉमीज बहुत बड़ी होती हैं, आप कितनी की कर लोगे। और पॉलिटिशियंस का ये होता है ना कि वो करते वहां पर हैं जहां पर कौम का भी फायदा हो रहा होता है ना। प्रोजेक्ट ऐसा लगाते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट लगता है ना, मेगा प्रोजेक्ट जिसमें कौम को फायदा हो रहा होता है, वो उसमें से वो कहते हैं जब मैं कौम का इतना फायदा कर रहा हूँ तो कौम भी तो चाहती होगी ना कि मेरा भी फायदा हो। असल में पता है मुझे इंडिया का, आखिर इंडिया में आई एम श्योर इस तरह होगा, पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट अब ये है ना कि सियासी जमातें जो है ना वो अब चल रही हैं ठेकेदारों के ऊपर। सारी सियासी जमातें जो है उनके जो मेन रियल एस्टेट सेक्टर हैज टेकन ओवर द पॉलिटिक्स। रियल एस्टेट इज वन पार्ट, रियल एस्टेट इज वन पार्ट, बट मोस्टली आर ठेकेदार्स जिनका काम ही है सरकारी ठेकों के वो काम करते हैं। मतलब चाहे वो सड़कें बनाने के ठेके हैं उनके, चाहे वो टोल प्लाजों के ठेके हैं उनके, चाहे वो मतलब किसी किस्म के कंस्ट्रक्शन के चीज़ें प्रोवाइड करने के, ऑफिस में इक्विपमेंट सप्लाई करने के। ये जो अभी आप राशन बैग बांट रहे हैं ये भी किसी ने प्रोवाइड ही किया हुआ ना। तो ये जो है ये पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान में और सिंध में इसमें वो करप्शन होती है। खुद काम ही सारा ये है, सियासी जमातें चल ही इन लोगों के थ्रू रही हैं। तो चूंकि अब क्या है कि ये जो ठेकेदार है ये सियासी जमातों को फाइनेंस करते हैं, तो जब सियासतदार जमात इक़्तिदार में आती है तो फिर उसने वो जो फाइनेंसिंग इनसे ली होती है वो वापस भी करनी होती है ना। तो उसमें उनको वो कराया जाता है, ओब्लाइज कराया जाता है। कोई सियासी जमात जो अपनी जेब से पैसे नहीं खर्चती, कोई देखिए करप्शन जो है ना वो हर जगह होती है। अमेरिका में बहुत करप्शन है, अमेरिका में उसको एक लीगलाइज कर दिया हुआ है। ये जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं, जो पार्टी फंड्स होते हैं, लोग उसमें पैसा जमा कराते हैं, ये सब कुछ होता है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि गन्स का आज तक वहां पर वो उसको नहीं कर सके, और बड़े ऐसे मामला हैं जिनको वो सारी डिफेंस इंडस्ट्री ये जो सारी करप्शन ही करप्शन है सर। करप्शन इज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, लेकिन करप्शन बहरहाल होती है, चलती है। अच्छा, करप्शन फर्ज करें, और ये जो मैं इसमें से कह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों को नारे मारते हैं ना आगे पॉलिटिशियंस कि ये करप्ट है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, वो उसका अपना प्लान होता है वो बड़ी करप्शन करने का। अब देखें ना ये बात भी एम्पिरिकल एविडेंस से साबित हो रही है। अच्छा, कैसा होता है ये भी कितनी मजेदार बात है कि एक पार्टी के सपोर्टर को अपने पार्टी लीडर की करप्शन इज एक्सेप्टेबल और दूसरे की नहीं है, और दूसरे की इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे ही है ना, मानते ही नहीं है कि जी नहीं मारा बंदा तो कर किया ही नहीं, बल्कि उस बारे में बात ही नहीं करते, उस बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन दूसरे की जितनी मर्जी बात करा लो। वो ऐसे ही होता है कि जो हमारा अपना है ना हिस्ट्री की बात है ना यार, तारीख वहीं से शुरू होती है जहाँ हमारा दिल करता है। अब हमारा लीडर करप्ट था, वो पुरानी बात होगी, तुम्हारा लीडर करप्ट है, आज की बात है, इसने अभी भी किया तो ये पकड़ो इसको। वो इस तरह केजरीवाल साहब का मुझे आई हैव एंजॉयड द होल एपिसोड। केजरीवाल साहब जो हैं उन्होंने आकर जो सारी कहानी सुनाई थी, ठीक है, और ये इनएविटेबल था कि ये होना ही होना था, क्योंकि जो इस तरह के ज़्यादातर लोग आते हैं ना एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें से 99% लोग बाद में खुद यही करते पकड़े जाते हैं। ये तो दुनिया की हिस्ट्री रही है। बट इसमें मोदी जी का भी तो किरदार होगा ना। देखिए जी, मोदी जी ने कमाल ये किया, तो होगी ना, मोदी जी ने ये कमाल किया कि मोदी जी से पहले इंडिया के अंदर वन पार्टी स्टेट बनाना इंडिया को नामुमकिन था। आप किसी को कहते हैं कि इंडिया वन पार्टी स्टेट बन जाएगा, वो आपका मजाक उड़ाता। वो कहता है यहाँ पे तो जितनी हमारी रियासतें हैं, हर रियासत की एक नई सियासी जमात है, हर रियासत के अंदर से मुख्तलिफ जमातें जीत के आती हैं। यहाँ पे तो 4-6 जमातें भी नहीं हैं जो आप कहें कि एक रह जाएंगी। मोदी जी ने ये किया है कि उन्हें हिंदुवता को इस्तेमाल किया है, उन्होंने साथ इकोनॉमिक मिरेकल दिया। हिंदुवता के साथ साथ उन्होंने इकॉनमी जो थी वो इंडिया की इस कदर अच्छी हो चुकी हुई है, चाहे उसमें मनमोहन सिंह का हाथ था और उसका वो प्रॉफिट जो है वो ये गेन कर रहे हैं, लेकिन वो किया, उससे हुआ ये कि एक नया इंडियन पैदा हो गया। इंडिया के अंदर एक नई वो नस्ल पैदा हो गई है जो प्राउड ना सिर्फ इंडियन होने पर है, बल्कि वो दूसरे को बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं है। तो जो सेक्युलर सोसाइटी इंडिया की समझी जाती थी या कही जाती थी, उसको डैमेज हो गया। लेकिन उस सब का फ़ायदा मोदी को हुआ, क्योंकि हाँ वो देखिए ये जो है ना फाशिज्म, इसको अगर इकोनॉमिक बेटरमेंट बैक ना कर रही हो ना तो इट डजंट फेल हो जाता। बट द ओनली वे इट कैन वर्क इज कि अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी चले। खान साहब वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक फाशिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो इकोनॉमी नहीं चली, तो इस वजह से वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो उसको रोल बैक करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली वो इमरान खान वुड हैव बीन अ वेरी गुड फैशिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज इन पाकिस्तान। आप इस तरह कहें किसी सऊदी अरब में फैशिज्म करने जाते, तेल के कुएं होते तो शायद कामयाब हो ही जाते। और नॉट दैट इन्होंने कोशिश नहीं की, मतलब उन्होंने तो बेचारों ने बड़ी बातचीत की, उन्होंने तो हिसाब किताब भी लगवाया था कि उधर कूशू करा दे तो क्या बनेगा, तो बात नहीं बनी। लेकिन दैट वाज एक्सट्रीमली फनी। ये भी बात अपनी जगह ठीक है। बहरहाल
एम्बिशियस यार, आप फनी कह रहे हैं। वो शख्स ने 1996 में सोचा था कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा, एंड 2018 में वो बन गया। पाकिस्तान में बैठकर ये सोचना कि उधर का जो क्राउन प्रिंस है या कोई है, उस हुकूमत को हम किस तरह फारिग करवा दें, that's extremely funny. Also, it's nothing else. Ambitious, but you know, No, he no, could it's have not actually ambitious. भाई It's देखें, foolish and funny. I think बागवा साहब हामी भर लेते तो शायद कर ही देते वो। हाँ, रेल शरीफ क्या कहते हैं, रेल शरीफ साहब को कहते हैं कि कोई कार कुछ, यस, ऐसे कोई कम बंदोबस्त होता, किसी को पैसे पूसे दिला के तो। और यार वो खुद सैलरी पर है वहां पर। सर वो वाली सैलरी आपको और मुझे मिलनी चाहिए। वो सैलरी थोड़ी है, पता नहीं, कोई कहता है $5 मिलियन साल के, कोई कहता है किसी गरीब बेचारे की सैलरी लगी हुई है, वो भी रुकवानी थी आप लोगों ने। ऐसे नहीं होता, ऐसे टेक ओवर्स नहीं होते। एनीवे, ऑन दैट नोट वी शुड एंड द शो। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।